नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जनरल साइंस के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में जो क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चंस रहेंगे परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न आपके सामने, कॉकरोच में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो देखिए, बात हो रही है परिसंचरण तंत्र की। तो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला होता है बंद परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है खुला परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ऐसे परिसंचरण तंत्र में किसी न किसी नलिका की आवश्यकता होती है, यानी कि जो हृदय होता है, इस हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक रुधिर को पहुंचाने के लिए किसी विशिष्ट नलिका की आवश्यकता हो, तो उस प्रकार के परिसंचरण को हम क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इसी प्रकार से जब किसी भी परिसंचरण तंत्र में नलिका की आवश्यकता नहीं हो, यानी नलिका नहीं होती, यहाँ डायरेक्ट हृदय क्या करता है? शरीर के अन्य अंगों तक रुधिर को पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ बात हो रही है कॉकरोच की। तो कॉकरोच में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कॉकरोच में हृदय से डायरेक्ट रुधिर का प्रवाह होता है और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। इनके लिए किसी भी विशिष्ट नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण दीजिए। बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण। तो देखिए, जो मनुष्य की बात करें, मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है? तो मनुष्य में होता है बंद परिसंचरण तंत्र। अच्छा, तो इसमें किसी न किसी नलिका की आवश्यकता होगी। तो मनुष्य में दो प्रकार की धमनियां पाई जाती, नलिकाएं पाई जाती है, जिनमें से एक तो है धमनी और दूसरी है सिरा। तो धमनी और सिरा, इन दोनों के द्वारा मनुष्य में रक्त का परिसंचरण होता है। रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक और शरीर के अंगों से वापस हृदय तक लाने का काम इन दोनों नलिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो ये हो गई बात धमनी और सिरा दोनों प्रकार की नलिकाओं की। अगला प्रश्न आता है, रुधिर आयतन का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रुधिर आयतन का कितना प्रतिशत भाग होता है जो प्लाज्मा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 55% भाग। रुधिर में प्लाज्मा का 55% भाग होता है। तो बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया 45%। इस 45% में क्या होता है? तो इसमें पाए जाते हैं रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा के अलावा जो बाकी बच गया 45% भाग, इसमें क्या पाई जाती है? इसमें पाई जाती है रक्त कणिकाएं, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इस प्रकार की कणिकाएं होंगी। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी प्रकार की कणिकाएं इन रक्त कणिकाओं में आती है। तो बाकी 45% रक्त कणिकाएं होती हैं और बाकी 55% जो बचा वो भाग किसका है? प्लाज्मा का। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? देखिए, बात करें आरबीसी, तो आरबीसी की बात करो या डब्ल्यूबीसी की बात करो। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, और इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल। श्वेत रक्ताणु या रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं और इन्हें लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। इनकी फुल फॉर्म है हिंदी में। तो हम बात कर रहे हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इन दोनों का ही निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में। तो बोन मेरो या अस्थि मज्जा में निर्माण होता है आरबीसी का। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल होता है। मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर है, मनुष्य में आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। साथ ही साथ आरबीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो ये बात हमें याद रखनी है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक का अभाव होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आरबीसी से रिलेटेड। बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 5 से 7 दिन। 5 से 7 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है और आरबीसी का 120 दिन। अगला क्वेश्चन आता है, ल्यूकेमिया क्या चीज होती है? तो ल्यूकेमिया क्या होती है? तो देखो, ल्यूकेमिया की बात करें तो इसे रक्त कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। अब इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल, इनकी संख्या आरबीसी से ज़्यादा हो जाती है। अब जब डब्ल्यूबीसी की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो इस प्रकार से जो बीमारी जनरेट होती है, बीमारी उत्पन्न होती है, उससे कहते हैं हम ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर।
यानी WBC की संख्या RBC से अधिक होने लगती है। अगला क्वेश्चन आता है ECG का संबंध किस अंग से होता है। ECG का संबंध किस अंग से होता है। तो सबसे पहले बात करें ECG की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है ECG की फुल फॉर्म। तो ये किस चीज़ से संबंधित होता है, तो ये संबंधित होता है हृदय से। कार्डियो यानी हृदय, तो हृदय से रिलेटेड जो जानकारी ली जाती है वो ECG के माध्यम से ली जाती है। देखिए ECG में होता क्या है, इसमें विद्युत आवेगों को रिकॉर्ड किया जाता है ECG के माध्यम से। विद्युत आवेगों को रिकॉर्ड किया जाता है, इन्हें ज्ञात किया जाता है, इनकी माध्यम से हृदय की संरचना, हृदय से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियों का पता लगाया जाता है ECG से। अगला क्वेश्चन आता है RBC के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा है। RBC के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा है। तो देखिए RBC के निर्माण की बात करें तो इसमें आवश्यक तत्व होता है Fe यानी आयरन या लोहा। RBC के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है, आयरन। इसे ही हम फेरस के नाम से भी जानते हैं। तो फेरस या आयरन या लोहा RBC के निर्माण में आवश्यक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन आता है रक्त के लाल होने का कारण क्या है। रक्त लाल क्यों होता है। तो देखिए सबसे पहली बात, जो रक्त होता है इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है। रक्त में जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन को बोलते हैं हिम प्रोटीन। रक्त में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे कहा जाता है हिम प्रोटीन। इस हिम प्रोटीन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इस हिम प्रोटीन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और इसके निर्माण के लिए, यानी जो ये हिम प्रोटीन है, इसके निर्माण के लिए आवश्यकता होती है Fe की। Fe यानी आयरन। इसका मतलब हुआ कि आयरन की सहायता से हिम प्रोटीन का निर्माण होता है और उसकी वजह से ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है हिम प्रोटीन, और हिम प्रोटीन आवश्यक क्या होता है हिम प्रोटीन के निर्माण के लिए, Fe यानी लोहा। अगला क्वेश्चन आता है एनीमिया किसकी कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है। देखिए बात करें एनीमिया, तो एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया होता कब है कि जब RBC की संख्या कम होने लगती है हीमोग्लोबिन में। जब हीमोग्लोबिन में RBC की संख्या कम होने लगती है तो इस प्रकार के रोग को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया में होता क्या है, RBC की संख्या कम होने लग जाती है और ये किस में होती है, हीमोग्लोबिन में। तो हम कह सकते हैं ये किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि हीमोग्लोबिन में RBC की मात्रा कम होती है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से एक मनुष्य के रुधिर में मिलने वाला प्रतिजन नहीं है। कौन सा प्रतिजन है जो मनुष्य के रुधिर में नहीं पाया जाता है। तो देखिए प्रतिजन की बात करें तो A, B और RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ये RH फैक्टर भी इसमें होता है। तो A प्रकार का भी होता है, B प्रकार का भी होता है और RH भी होता है, लेकिन प्रतिजन O नहीं होता है। तो O प्रकार का नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ दिख भी रहा होगा। अगला क्वेश्चन आता है रुधिर वर्ग O वाली स्त्री का विवाह, यानी कोई स्त्री है जिसका रक्त कौन सा है, O ग्रुप वाला है, इसका विवाह AB ग्रुप वाले पुरुष के साथ में हो चुका है। तो इनसे जो उत्पन्न शिशु है उस शिशु में रुधिर का जो वर्ग होगा उसकी संभावना कौन सी होगी। यानी जो स्त्री है उसका वर्ग है O, पुरुष है उसका वर्ग है AB। इनसे उत्पन्न संतान का रक्त समूह कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इनकी बात करें A का जब O के साथ समूह ऐड होगा तो इस प्रकार से जो बनेगा वो वर्ग A बन सकता है, और B की बात करें तो B से वर्ग B बन सकता है। तो वर्ग A और वर्ग B के अलावा और कोई सा भी रुधिर नहीं बन सकता शिशु का। तो माता और पिता से जो भी आएगा उनसे दोनों की संभावना कौन कौन सी होगी, 50% A समूह बन सकता है और 50% B समूह बनने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB और रुधिर वर्ग का नियंत्रण करने वाले जीन विकल्पी संख्यानुसार है। A, B और O इन रुधिर वर्ग का नियंत्रण करने के लिए जो जीन विकल्पी है वो कितने होते हैं, संख्या के अनुसार कितने होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा इनके लिए कितने होंगे, 3 होंगे, 3 जीन विकल्पी होंगे। हीमोफीलिया रोग सामान्यतः नहीं होता है। हीमोफीलिया रोग सामान्यतः नहीं होता है।
तो किस में नहीं होता है सामान्यतः? तो देखिए हीमोफीलिया जो रोग होता है ये सामान्यतः स्त्री में नहीं होता है। हीमोफीलिया जो बीमारी होती है ये स्त्री में सामान्यतः नहीं होती है, बाकी पुरुषों में और बालकों में, इन दोनों में ही हो सकती है। स्त्रियों में हीमोफीलिया बीमारियां जनरली नहीं होती है, बहुत कम चांस होते हैं स्त्रियों में हीमोफीलिया होने का। तो हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होता है? हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होता है? देखिए स्त्रियों में होती तो नहीं है, लेकिन इसका जो वाहक होता है वो कौन होता है? वो स्त्री ही होती है। यानी स्त्री के द्वारा उसकी संतान में जो बालक ही होगा या पुरुष ही होगा उसमें हीमोफीलिया रोग होता है, लेकिन होता किसकी वजह से? स्त्री की वजह से ही होती है। यानी स्त्री वाहक होती है, यही इसको आगे जनरेट करती है, आगे पहुंचाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन आता है, किस रोग के हो जाने पर, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो रक्त का थक्का किस कंडीशन में नहीं जमता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हीमोफीलिया। तो अब हीमोफीलिया के बारे में आपको तीनों प्रकार की जानकारी मिल चुकी है। सबसे पहली बात, हीमोफीलिया में होता क्या है? चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ये होता किस में? ये सामान्यतः पुरुषों में यानी मेल के अंदर होता है। और इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक होती है स्त्री, यानी स्त्री ही इसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन आता है, भोजन में लोहा तत्व की कमी होने पर कौन सा रोग होगा? लोहा है, आयरन है, इसकी जब कमी हो जाएगी तो किस प्रकार का रोग हो सकता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा एनीमिया। इस क्वेश्चन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एनीमिया में क्या होता है? Fe की कमी से ही एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन आता है, जब धमनियां मोटी व कम लचीली हो जाती है तो इसे कहते हैं। देखिए हमने बात करी थी कि बंद परिसंचरण में मनुष्य के अंदर एक धमनी होती है और एक सिरा होती है। जो धमनियां होती है ये शुद्ध रक्त का प्रवाहित करती है, यानी ये हृदय से शरीर के सभी अंगों तक, हृदय से और शरीर के सभी अंगों तक रुधिर को पहुंचाने का काम कौन करती है? धमनियां। और इनके अंदर होता है हमेशा शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं हम? ऐसा रक्त जिसके अंदर पाई जाती है ऑक्सीजन, जिसमें भी ऑक्सीजन पाई जाएगी उसे शुद्ध रक्त कहा जाएगा। और इसको पहुंचाने का काम कौन करती है? धमनियां करती है। ये हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है रक्त को। और इसके अपोजिट बात करें कि वापस अंगों से रुधिर को हृदय तक कौन लाता है? तो वो लाती है सिराएं। सिराएं रक्त को सभी अंगों से इकट्ठा करके हृदय में ला करके छोड़ती है, और वो होता है अशुद्ध रक्त। यानी सिराएं अशुद्ध रक्त को लेकर के आती है। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है? उस रक्त में CO2 मिक्स होती है, CO2 मिली हुई होती है। तो ये तो बात हो गई धमनी क्या है और सिराएं क्या है। अब बात हो रही है धमनियां मोटी व कम लचीली हो जाती है तो इसे किस प्रकार की बीमारी के नाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? जब धमनियां मोटी और कम लचीली हो जाती है इसे कहा जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के नाम से इसको जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बनता है वो है, रक्तदान के इस पद्धति के प्रणेता कौन थे? यानी कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्तदान यानी रक्त ट्रांसफर करने की पद्धति को उत्पन्न किया था, निर्माण किया, ये बताया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स ब्लेंडेल। तो जेम्स ब्लेंडेल ने रक्तदान की पद्धति को जनरेट किया था, इसके बारे में बताया था। अब अगला क्वेश्चन आता है ल्यूकेमिया से रिलेटेड। ल्यूकेमिया में क्या होता है दोस्तों? तो देखिए ल्यूकेमिया में परिपक्व WBC की संख्या बढ़ती है, या WBC की संख्या बढ़ती है अपरिपक्व की, या RBC की संख्या बढ़ती है, या प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है। तो ल्यूकेमिया में होता क्या है? तो इसका सही जवाब है जो अपरिपक्व होती है WBC, इनकी संख्या बढ़ने लगती है ल्यूकेमिया में। ल्यूकेमिया में होता क्या है? अपरिपक्व WBC की संख्या बढ़ने लगती है। अगला क्वेश्चन आता है, RH कारक की खोज कौन से जंतु पर की गई थी? RH कारक की खोज कौन से जंतु पे की गई थी? तो देखिए RH जो कारक है, ये RH जो फैक्टर है, इसकी खोज रिसस बंदर पर की गई थी। तो इस रिसस बंदर से ही RH को लिया गया था, RH को लिया गया था। तो इसे रिसस बंदर के नाम से ही RH फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रुधिर का जो pH होता है ये कितना होता है? मनुष्य के रुधिर का pH कितना होता है? तो सही जवाब है इसका, जो मनुष्य का जो रुधिर होता है, जो रक्त होता है, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। मनुष्य का जो रक्त होता है वो कैसा होता है? क्षारीय, और इसकी pH का मान होता है 7.4।
अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 120 दिन। सदैव शुद्ध रुधिर का परिसंचरण कौन करती है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था शुद्ध जो रुधिर होता है यानी कि ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होगा उसका परिसंचरण कौन करेगी, धमनियां करती है। और सिराएं अशुद्ध रक्त का करती है यानी कि CO2 युक्त रुधिर का परिसंचरण कौन करेगी, सिराएं। रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी यानी एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो इसे हमने पहले भी पढ़ लिया है, लोहा यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, रक्त अल्पता कहते हैं इसे। हृदय घात के कारण क्या होता है, हृदय घात के कारण क्या होता है। तो हृदय घात का कारण क्या होता है, किस कारण से हृदय घात होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है तब भी हृदय घात हो सकता है। धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना भी हृदय घात का कारण होता है। यानी हृदय घात का मतलब क्या होता है, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का कारण एक कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना होता है। दूसरा, जब धमनियां होती है जो हमारे शुद्ध रुधिर को प्रभावित करती है, इसमें जब थक्का जम जाता है यानी ब्लड को ये रोक देती है, यहाँ ब्लड आगे सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तो उस कारण से भी हार्ट अटैक हो सकता है। हृदय में अपर्याप्त मात्रा में रक्त पहुँचना, जब हृदय के पास से रक्त पहुँचेगा ही नहीं तो उस कंडीशन में भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ईसीजी जानने का साधन है, ईसीजी। तो ईसीजी किस चीज़ को जानने का साधन है। तो सही जवाब है इसका हृदय का विस्पंदन। ईसीजी से क्या होता है, हृदय का विस्पंदन जानने का कारण, मतलब इस स्पंदन को जाना जाता है ईसीजी के द्वारा, हृदय का विस्पंदन। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो सही जवाब है रक्त। रक्त में ही ऑक्सीजन जब मिलती है तो उसे शुद्ध रक्त कहते हैं हम, और ये शुद्ध रुधिर का परिवहन कौन करता है, धमनियां करती है। अशुद्ध रक्त का इसको हृदय तक ले जाने का काम कौन करता है। अशुद्ध रक्त होता है हृदय तक पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है अशुद्ध रक्त को हृदय तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि सिरा। तो सिराएं अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है और धमनियां शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अगला आता है सामान्य जो व्यक्ति होता है इसका हृदय गति कितनी होती है, हृदय के धड़कने की गति कितनी होती है। तो सही जवाब है 72 धड़कन 1 मिनट में। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है सामान्य व्यक्ति का, 72 बार। जबकि बच्चों में ये धड़कन ज़्यादा होती है। देखो सामान्य पुरुष की बात करें तो 72 होता है, सामान्य महिलाओं की बात करें तो लगभग 78 के आसपास होता है, और बच्चों में बात करें तो बच्चों में ये 120 के आसपास होती है, और शिशुओं की बात करते हैं तो शिशुओं में हृदय की जो धड़कन होती है गति वो 140 के आसपास होती है। तो ये सभी भी आपको याद रखने होंगे। शरीर की सबसे बड़ी वाहिका निम्न में से कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी वाहिका जो नलिका होती है वो कौन सी होती है। तो उसे कहते हैं महाधमनी। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी वाहिका होती है। अगला क्वेश्चन आता है हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा होता है। कौन सा खाद्य तेल है जो खाने वाला तेल है जो हृदय के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो हृदय के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा होता है, सरसों का तेल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सी होती है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट के लिए प्रयोग में आती है वो कौन सी होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि कोई सी भी नहीं होती। पाँव से ली गई सिरा भी नहीं होती, अग्रहस्त से ली गई धमनी भी नहीं होती, सीने या छाती के वक्षस्थल से ली गई धमनी भी नहीं होती, यानी कोई सी भी धमनी इनके द्वारा प्रयुक्त नहीं होती है। हृदय कब आराम करता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो हृदय एक ऐसा अंग है जो 24 आवर वर्क करता है, यानी कि ये कभी भी आराम नहीं करता है। तो सबसे बिजी जो अंग होता है शरीर का वो हृदय ही होता है, ये कभी भी आराम नहीं करता है। मति प्रेरक का कार्य होता है। मति प्रेरक का कार्य क्या होता है। तो जो मति प्रेरक होता है ये क्या करता है, हृदय स्पंदन को बढ़ाने का काम करता है। मति प्रेरक का काम क्या होता है, हृदय स्पंदन को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन बनता है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है। यानी कि जो ऐसा समूह जो सभी को रक्तदान कर सके। तो कौन सा समूह ऐसा होता है जो सभी को रक्तदान कर सकता है।
तो सही जवाब है इसका ओ समूह। जो वर्ग ओ होता है ये सार्वत्रिक दाता कहलाता है, ये सभी को रक्तदान दे सकता है। हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह निम्न में से किस तत्व की कमी होती है? तो सही जवाब है इसका लोहा। कई बार पढ़ चुके हैं, एनीमिया का कारण ही लोहा होता है, लोहे की वजह से ही एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच रोग के क्या लक्षण हैं? आरएच रोग के क्या लक्षण हैं? तो देखिए आरएच रोग का क्या लक्षण होता है? तेज हृदय गति, बिल्कुल ये भी आरएच रोग का लक्षण है। ऊर्जा की कमी, ये भी आरएच रोग का लक्षण है। और पेट का बड़ा होना, ये भी आरएच रोग का लक्षण है। यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? रक्त के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त का जो अध्ययन होता है इसे कहते हैं हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, रक्त बनने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? रक्त बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त बनने की प्रक्रिया कहते हैं हीमोफाइसिस। रक्त बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोफाइसिस। जबकि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। रक्त के जलीय अंश को क्या कहते हैं? जो रक्त का जलीय अंश होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सीरम। रक्त का जलीय अंश क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें आरबीसी केंद्रक युक्त होता है? देखिए कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसके दो अपवाद है जो आपको याद रखने हैं। एक तो ऊंट और एक लामा। ये दोनों की आरबीसी ऐसी होती है जिसमें केंद्रक होता है, बाकी इनके अलावा जो भी जीव हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों के दोनों इसके सही जवाब है। यानी ऊंट की आरबीसी में और लामा की आरबीसी में दोनों में ही केंद्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, आरबीसी की गणना किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो सही जवाब है इसका हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की गणना होती है। हीमोसाइटोमीटर। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। रक्त बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोफाइसिस। और आरबीसी की गणना किस यंत्र से होती है? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त स्कंदन में मुख्य भूमिका कौन से आयनों की होती है? रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लोटिंग, यानी रक्त का जो जमाव होता है, जो रक्त का थक्का बनता है, इसमें किस आयन की मुख्य भूमिका होती है? तो सही जवाब है यहाँ कैल्शियम प्लस प्लस। कैल्शियम प्लस प्लस आयन रक्त स्कंदन की भूमिका में मुख्य किरदार निभाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? कैल्शियम 2+। एक HB यानी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? जो एक हीमोग्लोबिन होता है इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो सही जवाब है एक हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ते हैं। याद रखना है ऑक्सीजन के 4 अणु एक हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्वेत रक्त कणिका यानी WBC ए कणिका में है? यानी कौन सी WBC ए कणिका में है? तो सही जवाब है लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट है ये ए कणिका में होती है, लिम्फोसाइट। कितने अमीनो अम्लों से आरएच कारक का निर्माण होता है? ठीक है, आरएच कारक का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। तो कितने अमीनो अम्ल मिलकर आरएच कारक का निर्माण करते हैं? तो सही जवाब है 417। 417 अमीनो अम्ल मिलकर के आरएच कारक का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव होते हैं? RH प्लस कितने प्रतिशत लोगों में होता है? तो सही जवाब है भारत देश में लगभग 93% लोग RH पॉजिटिव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि RH नेगेटिव वाली महिला का विवाह RH पॉजिटिव वाले पुरुष के साथ में हो जाए तो जो पहली संतान होगी वो कैसी होगी? RH नेगेटिव वाली महिला है जिसका विवाह RH पॉजिटिव वाले पुरुष के साथ में हो जाए तो जो पहली संतान होगी वो हमेशा कैसी होगी? सामान्य। पहली संतान में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो दूसरी संतान होती है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन आता है, डेंगू और तेज ज्वर के कारण
किसकी संख्या में कमी आ जाती है। और देखिए डेंगू वाला क्वेश्चन तो आजकल वैसे भी ट्रेंड में है, यानी डेंगू की वजह से क्या होता है, तो डेंगू की वजह से प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। तो प्लेटलेट्स में तो कमी आती है, इसके साथ ही साथ WBC की संख्या में भी क्या होती है, कमी आ जाती है। यानी प्लेटलेट्स के साथ साथ WBC भी डेंगू और तेज बुखार में कमी हो जाती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कौन सी WBC में केंद्रक S आकार का होता है। तो देखिए कौन सी WBC ऐसी है जिसका केंद्रक S आकार का होता है। तो सही जवाब है बेसोफिल। बेसोफिल WBC है जिसका आकार S अक्षर की आकृति के समान होता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि रक्त का थक्का जमने में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। कौन सा मुख्य प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी बीटा ग्लोबुलिन। तो बीटा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है ये रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का किस पदार्थ की मौजूदगी के कारण नहीं जमता है। देखिए जो रक्त नलिकाएं होती है हमारे शरीर की, इनमें रक्त बहता रहता है, कभी भी रक्त अपने आप नहीं जमता है जब तक कि बाहरी चोट ना लगे। जैसे ही बाहरी चोट लगेगी उस जगह पर जहां चोट लगी है वहां रक्त का थक्का जमता है और रक्त को बाहर निकलने से रोकता है। लेकिन क्या बहती हुई नलिकाओं में रक्त का थक्का जमता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। बहती हुई नलिकाओं में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो किस चीज़ के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो इसका कारण है एक प्रोटीन होता है हिपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन के कारण रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए। तो कौन सा खून है जो उस व्यक्ति को दिया जा सकता है कि बिना किसी जांच के उसे तुरंत हैंड टू हैंड कौन सा ब्लड है जो उसे दिया जा सकता है। तो सही जवाब होगा उसे दिया जाएगा O समूह। तो O समूह के अंतर्गत उस व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है। O में भी ना पॉजिटिव होगा, केवल RH होगा। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए जाते हैं। तो अब देखिए ये है रक्त समूह, पत्नी O है, भाई AB है, पुत्र का A और पुत्री का O है, और खुद व्यक्ति का रक्त समूह कौन सा था, रक्त समूह A था। तो A रक्त समूह वाले व्यक्ति को अब इनमें से उपयुक्त कौन से संबंधी को उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकता है। तो A ब्लड ग्रुप है उस घायल व्यक्ति का, तो इनमें से किस किस का ब्लड उस व्यक्ति को दिया जा सकता है, रक्तदान किया जा सकता है। तो देखिए इस केस में O जो व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप है A, तो O ग्रुप वाला तो हमेशा दे सकता है। तो O जिसका ब्लड ग्रुप O है वो तो दे सकता है। इसके अलावा देखिए AB में क्या होगा, AB वाला नहीं दे सकता, लेकिन जो पुत्र A है तो A वाला भी उस व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। और रही बात पुत्री O की, तो पुत्री भी O है, तो ये भी व्यक्ति उसे ब्लड ग्रुप दे सकती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों ब्लड दे सकते हैं। ऑप्शन ए, एक तो 1, एक 3 और एक 4, ये तीनों के तीनों व्यक्ति उस व्यक्ति को रक्तदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है। कौन सा एंजाइम है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का काम करता है। तो कौन सा एंजाइम होता है, करेक्ट जवाब होगा थ्रोम्बिन। इस थ्रोम्बिन एंजाइम की वजह से ही फाइब्रिनोजन किस में बदलता है, फाइब्रिन में बदलता है। संक्रय उपार्जित असंक्राम्यता किसके उत्पादन का परिणाम है। संक्रय उपार्जित असंक्राम्यता किसके उत्पादन का परिणाम है। तो सही जवाब है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के उत्पादन के कारण संक्रय उपार्जित असंक्राम्यता
होती है। प्रतिरक्षा यानी असंक्रमितता का सर्वाधिक संबंध किससे है? तो प्रतिरक्षा है, इसका संबंध सबसे ज़्यादा किससे होता है? लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से, आरबीसी से या थ्रोम्बोसाइट से। तो जो प्रतिरक्षा होती है इसका संबंध है लिम्फोसाइट, यानी जो डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट, इसका संबंध होता है प्रतिरक्षा के साथ में, असंक्रमितता के साथ में। संक्रमित होना यानी कि कोई भी बीमारी होना, असंक्रमितता मतलब उससे रक्षा होना, इसलिए उसको प्रतिरक्षा कहेंगे। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन। RH कारक संबंधित है। RH कारक किस चीज से संबंधित है? तो कई बार पढ़ लिया हमने RH कारक यानी रक्त से संबंधित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसे भी हमने पढ़ लिया है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आयरन धातु होती है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? ऐसा रक्त जो सभी प्रकार के रक्तों को ग्रहण कर सके, वो कौन सा होगा? AB। AB वाला सभी प्रकार के रक्त समूह से रक्त ले सकता है। और सार्वत्रिक दाता कौन होता है? O। RH कारक की खोज किसने की थी? तो RH कारक की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर, इन दोनों ने RH कारक की खोज की थी। रक्तहीनता यानी रक्त की कमी का कारण क्या होता है? तो देखिए रक्तहीनता या रक्त की कमी को एनीमिया के नाम से जानते हैं, और ये किसकी वजह से होती है? आयरन की वजह से, आयरन की कमी की वजह से होती है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने का काम करता है? तो विटामिन जो के होता है ये मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन व क्लोरोफिल दोनों जैव अणु हैं, निम्न में से कौन सा सही है? हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल से संबंधित कौन सा कथन सही है हमको बताना है। तो देखिए इनमें बात करें, जो क्लोरोफिल होता है इसमें मैग्नीशियम धातु होती है, बिल्कुल सही बात है। और हीमोग्लोबिन में Fe धातु होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु और हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? क्या काम करता है हीमोग्लोबिन? तो सही जवाब है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो होती है रक्त में, इसको इधर उधर पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाने का काम होता है हीमोग्लोबिन का, जो रक्त में पाया जाता है। संपूर्ण रुधिर है, तो कंप्लीट रुधिर किस चीज़ से मिलकर के बना होता है? तो देखिए यहाँ बात करें रुधिर की, तो रुधिर में दो चीज़ें होती है। ये स्टार्टिंग वाले पहले दूसरे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कणिकाएं। जो प्लाज्मा होती है, इन प्लाज्माओं की मात्रा कितनी होती है? 55%। और प्लाज्मा की बात करें तो ये होती है, कणिकाएं होती है 45%। प्लाज्मा 55% और कणिकाएं 45% रक्त में पाई जाती है। तो संपूर्ण रुधिर दो चीज़ों से मिलकर बनाता है, एक प्लाज्मा और दूसरी कणिका। मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो RBC यानी लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, एनीमिया रोग। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को किस नाम से जानते हैं? जब RBC की कमी हो जाती है तो इस रोग को किस नाम से जानते हैं? तो RBC की कमी होने के कारण किस चीज़ की कमी हो जाएगी? आयरन की कमी हो जाएगी, तो ये रोग एनीमिया ही कहलाएगा। तो एनीमिया यानी ऑप्शन सी। रुधिर लसिका यानी कि हिम्पोलिम्स इनमें से देखी जाती है। रुधिर लसिका किस चीज़ में पाई जाती है? कौन से वर्ग में पाई जाती है? तो जो ऑर्थोपोडा समूह है, संधिपाद, इनमें रुधिर लसिका देखी जाती है। बीटा लसिकाणु के द्वारा होने वाला प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? बीटा लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी तरल प्रतिरक्षा। शरीर का कौन सा अंग है जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है? RBC का निर्माण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था हमने, अस्थि मज्जा में। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? जो प्लाज्मा होती है, इस प्लाज्मा में पानी कितना प्रतिशत होता है? तो सही जवाब है 91 में से 92%। ये क्या पाया जाता है? प्लाज्मा के अंदर पानी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इसमें लोहा होता है। तो देखिए लोहे के लिए हम पढ़ चुके हैं, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, तो पहला कथन सही है। यह रक्त को लाल रंग देता है, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन में हिम प्रोटीन पाया जाता है जिसमें लोहा होता है, और ये लोहे की वजह से क्या होता है, रक्त लाल होता है। यह कुष्ठ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। कुष्ठ रोग से ही प्रतिरक्षा हीमोग्लोबिन करता है, और रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में ही बात हो रही है, तो हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का वाहक का काम करता है, यानी कि ये कथन भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 2 3 4 चारों के चारों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो देखो हीमोग्लोबिन के साथ में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये बात आपने सुनी होगी, जैसे बंद कमरे में अंगीठी यानी सिगरी जला करके सोने पर क्या होता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कारण क्या होता है, जैसे जैसे सिगरी जलने लगती है बंद कमरे में, तो कमरे की जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो तो पहले जलने के काम में आ जाती है, दहन के काम में आ जाती है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तब उस कोयले का अपूर्ण दहन होता है, और अपूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ जाके मिक्स हो जाती है, और फिर शरीर में दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो यही क्वेश्चन को पूछा गया है कि कौन सा हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है जो सही प्रकार से वर्क नहीं करता है, यानी कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका जवाब है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाए, यानी ऑक्सीजन की कमी आ गई, तो श्वास की गति क्या होगी, श्वास लेने की दर कम हो जाएगी या ज़्यादा होगी, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए जितनी ऑक्सीजन को हम श्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, यानी रक्त में होती है, उतनी ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब जब ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाएगी तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करने की आवश्यकता होगी, तो श्वास गति क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी, ताकि हम जल्दी से ऑक्सीजन को ले सकें। तो जब भी ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आएगी तो श्वास की गति बढ़ेगी, हम तेजी से सांस लेने लगेंगे। यदि पिता RH पॉजिटिव है, माता RH नेगेटिव हो, तो माता का पहला प्रसव के तुरंत बाद क्या किया जाता है? देखिए जब कभी भी पिता पॉजिटिव हो और माता नेगेटिव हो तो ये केस दिक्कत करता है। इसमें जो पहला बच्चा होता है उसे कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है उसे अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसके बचने के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो ऐसे केस में जैसे ही पहला बच्चे का प्रसव होता है, पहला बच्चा होता है, उसके तुरंत बाद उसे रहोगम प्रतिरक्षी दिया जाता है। तो माता को पहले बच्चे के प्रसव के तुरंत बाद रहोगम प्रतिरक्षी दिया जाता है, ताकि अगला बच्चा भी आसानी से हो सके, बिना किसी परेशानी के हो सके। अब आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्तदान में स्कंदन रोधी की तरह उपयोग किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है जो रक्तदान में स्कंदन रोधी की तरह कार्य करता है? तो सही जवाब है इसका सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट होता है जो स्कंदन रोधी की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न परिसंचरण तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में से थे जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब चाहे कोई भी एग्जाम हो, जहाँ भी जनरल साइंस काम में आती है, ये प्रश्न वहाँ उपयोगी हो सकते हैं आपके लिए। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट क्लास में।